हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैदिक संस्कृति। ठीक है, इसका थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे विद शॉर्ट नोट्स के साथ, और इसके साथ ही इसका एमसीक्यू भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले जो है ऑलरेडी हम लोग 2-3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह, उसके साथ एमसीक्यू वगैरह भी है, उसका प्रागैतिहासिक काल वगैरह भी बहुत सारे चीज़ उसमें हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड A to Z एमसीक्यू ये एनसीईआरटी का है 6 to 12। ठीक है, यानी कि 6 to 12 ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक है, तो ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी का है, ये सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा समय हम किल नहीं करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वैदिक संस्कृति। ठीक है, वैदिक साहित्य, और ये 3 भागों में डिवाइड है। एक है वैदिक साहित्य, दूसरा है ऋग्वैदिक काल, और तीसरा है उत्तर वैदिक काल। तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैदिक साहित्य की हम लोग बातें करें तो ये इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? वेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, जो यानी कि 1028 इसमें ऋचाएँ शामिल है, 10 मंडल में विभाजित है। पुरुष सूक्त 10वें मंडल में वर्ण विभाजन की चर्चा इसमें मिलती है। सामवेद की बातें करें तो सामवेद मंत्रों का वेद, यानी कि भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीन पुस्तक में मिलता है। यजुर्वेद की बातें करें तो यजुर्वेद ये यज्ञ करने की प्रक्रियाओं से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में विभाजित है। अथर्ववेद की बातें करें हम लोग तो अथर्ववेद तत्कालीन भारतीय औषधि विज्ञान संबंधित जानकारियाँ मिलती है। ठीक है, औषधि वगैरह लाइक मेडिसिन वगैरह जो भी सारे हैं, जैसे कि लाइक मेडिसिन बोले तो जो नेचुरली जो जैसे नीम के पत्ते वगैरह हो गए, एलोवेरा वगैरह हो गया है ना, ये सारी चीज़ें से इस टाइप के जो भी नेचुरल जो चीज़ें हैं उनसे बनाया जाता है, उसकी जानकारियाँ की बातें हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है अथर्ववेद तत्कालीन भारतीय औषधि और विज्ञान से संबंधित जानकारियाँ मिलता है, ये हम आप लोग को बता चुके हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की ऋचाओं की व्याख्या करने वाले गद्य ग्रंथ, प्रत्येक वेद के अपने एक या अधिक ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय या फिर कौशिकी ये इसमें मिलता है। इसका यानी ऋग्वेद में ब्राह्मण जो है ऐतरेय या फिर कौशिकी में इसका वर्णन मिलता है। और नए की हम लोग बातें करें तो ये मुख्यतः वनवासी सन्यासी के लिए लिखे गए दर्शन ब्राह्मण ग्रंथों के लिए इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, उपनिषद की हम लोग बातें करें तो इसमें क्या क्या है तो त्याग की बातें होता है, शरीर और त्याग करना शरीर का या फिर पूरे बॉडी का, या फिर ब्रह्मांड के बारे में दार्शनिक विचार शामिल है। 108 उपनिषद इसमें है। आत्मा और ब्रह्म की अवधारणाओं की इसमें व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेदांग। वेदांग की हम लोग बातें करें, वेदांग जो है वेदों के अंग और वेदों का उचित उच्चारण कैसे किया जाए, इसके लिए लिखे गए कुल 6 वेदांग है। इसमें शिक्षा की बातें करें तो शिक्षा जो है कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ठीक है, यानी कि ये टोटल जो है शिक्षा वगैरह कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग है इसमें। उपवेद की हम लोग बातें करें तो आयुर्वेद लाइक बोले तो जीवन वगैरह लाइफ के बारे में इसमें मेंशन है। गंधर्व वेद संगीत से रिलेटेड है। शिल्प वेद वास्तुकला से रिलेटेड है। धनुर्वेद तीरंदाजी और युद्ध कला से इसके बारे में इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब ये शॉर्ट नोट्स है गाइस, आप एग्जाम के पहले रिवीजन कर सकते हैं। ऋग वैदिक काल की बातें करें तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके भौगोलिक विस्तार की हम लोग बातें करें यानी कि लोकेशन की, तो पूरब में क्या है अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा पे पंजाब और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के कुछ भाग है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक राज व्यवस्था कैसी थी तो ये कबीले का प्रमुख राजन कहा जाता था। प्रशासन तंत्र का प्रधान होता था वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित होते थे। राजा जो होते थे, राजा का पद अनुवांशिक चारागाह का प्रधानमंत्री वराजपति होते थे। जनजाति या फिर कबीला आधारित सभाओं जैसे कि सभा, समिति, विदत, गण में उपस्थिति होती थी, और परिवारों का मुखिया
कुलप होता था, ठीक है। वैदिक समाज की हम लोग बातें करें तो वैदिक समाज कैसी थी, तो कुल या फिर गोत्र आधारित समाज होती थी। कबीलों को विश या फिर जन कहा जाता था। ये सब आप जब एनसीईआरटी का एमसीक्यू सोल्व करेंगे तो ये सारे वहाँ से आपको यहीं से क्वेश्चन स्टेटमेंट फ्रेम होती है, वो आप लोग देख लेंगे। रंगों के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। महिलाओं के आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के अवसर दिए गए हैं। विधवा पुनर्विवाह एक बाल विवाह का कोई उदाहरण इसमें नहीं मिलता है ऋग्वैदिक में। वैदिक अर्थव्यवस्था की बातें करें, यानी कि वैदिक इकोनॉमिकल कंडीशन उस समय क्या था उसके बारे में कहा जा रहा है। पशुचारक अर्थव्यवस्था होती थी। सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था, तो गाय था। बढ़ई जो है रथ और निर्माता बुनकर वगैरह यहाँ पे होते थे। जैसे कि शिल्पियों का उल्लेख तांबे या कांस्य धातु क्रम या इसमें ज्ञान का बातें मिलता है। वैदिक धर्म रिलीजियस से हम लोग बातें करें तो प्राकृतिक शक्तियों में मानवीकरण, प्रथाओं के पाठ और बलिदानों की पेशकश के माध्यम से पूजा करना, भौतिक लाभों के लिए देवताओं की पूजा किया जाता था। वैदिक कालीन प्रमुख देवता की बातें करें तो उसमें इंद्र जो थे ये आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित किए गए हैं। अग्नि को देवता का स्थान माना जाता है, ये सेकंड नंबर पे आते हैं। वरुण जो है ये जल या फिर समुद्र का देवता माना जाता है, ये तीसरे नंबर पे है। सोम जो है, सोम को वनस्पति या फिर अधिपति माना जाता है। देवताओं में कुछ देवियां भी हैं जैसे कि अदिति और उषा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व है। ऋग वैदिक कितना था, तो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। भौगोलिक विस्तार इसका हम लोग देखें तो भौगोलिक विस्तार की बातें करें, वैदिक विस्तार का द्वितीय चरण गंगा यमुना दोआब में है, ठीक है। उत्तर वैदिक राज व्यवस्था की बातें करें हम लोग तो ऋग वैदिक में लोकप्रिय सभाओं का महत्व होता था। ऋग्वैदिक में लोकप्रिय सभाओं का महत्व जो है वो कम हो गया था और राजकीय शक्ति में वृद्धि हो गई थी। बड़े राज्यों के गठन में राजाओं को शक्तिशाली बना दिया गया था और राष्ट्र की अवधारणा का उदय राजाओं के द्वारा राजसूय, अश्वमेध और वाजपेयी जैसे यज्ञों का आयोजन यहाँ किया जाता था। उत्तर वैदिक की हम लोग बातें करें, उत्तर वैदिक की समाज सोसाइटी की हम लोग बातें करें तो ये 4 वर्णों में विभाजित है। ब्राह्मण जो होते थे ये पुजारी, पूजा वगैरह करते थे। क्षत्रिय यानी कि योद्धा वगैरह होते थे। वैश्य में रखा गया है जो कृषि वगैरह करते थे, जो व्यापार वगैरह करते थे उनको रखा गया है। उपनयन के हकदार होते थे। शूद्रों के साथ भेदभाव शुरू से ही महिलाओं को निम्न स्थान दिया गया है, ठीक है। तो ये अपन ध्यान देखना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्णों में विभाजित है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आखिर उत्तर वैदिक के इकोनॉमिकल कंडीशन क्या था, तो मुख्य व्यवसाय कृषि होती थी। मुख्य फसल क्या था, तो जौ था, गेहूं था, चावल था। 4 प्रकार के मिट्टी के मृदाभांड से परिचित थे लोग, काला और लाल मृदाभांड, काला पॉलिशदार मृदाभांड, चित्रित और धूसर मृदाभांड, लाल मृदाभांड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक धर्म से रिलेटेड, यानी उस समय इसका रिलीजियस प्रभाव क्या था, तो ब्राह्मणवादी प्रभाव में वृद्धि हुआ था। ऋग वैदिक कालीन देवताओं और इंद्र अग्नि ने अपना महत्व खो दिया था। प्रजापति की बातें करें तो रुद्र और विष्णु जैसे देवता प्रमुख हो गए थे और मूर्ति पूजा के लक्षणों में वृद्धि उभार हुई थी। तो ये अपन इतना सारा फैक्ट है जो आपको पढ़ के जाना है। ये आपका शॉर्ट नोट्स हो गया, ये एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स है। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे अब जितने क्वेश्चन है सारे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों के आगमन के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो सही कथन बताना है। क्या आर्यों के सभी कबीलों का आगमन एक साथ हुआ था, या फिर आर्यों के संघर्ष दास और दस्यु नामक स्थानीय जनों से हुआ था, या फिर दास जनों का उल्लेख प्राचीन सीरियाई साहित्य में मिलता है, या फिर दस्यु मध्य एशिया के मूल निवासी थे। कह रहा है कि इसमें बताना है आपको कौन सा सही है, तो केवल बी सही है इसमें, यानी आर्यों का संघर्ष दास और दस्यु नामक स्थानीय जनों से हुआ था। अब हम लोग इसका स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं जिससे कि हम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा। कह रहे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों का आगमन जो है इसके संबंध में भी सही है। 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों का आगमन भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था। इस दौरान आर्यों को स्थानीय जनों से संघर्ष करना पड़ा था, यानी कि जो भी स्थानीय लोग थे, जो वहाँ के नियर अबाउट जो स्थानीय लोग थे उनसे इन लोग को कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, लड़ना पड़ा था, संघर्ष हुआ था, ठीक है। स्थानीय जनों के
जनों में दास दस्यु प्रमुख रूप से शामिल थे। इस संघर्ष में आर्यों की जीत हुआ, ठीक है। और ए बी सी डी इसलिए सही नहीं है क्योंकि आर्यों के कबीले भारत में एक साथ नहीं था बल्कि अलग अलग आए थे। दास जनों का उल्लेख सीरियाई साहित्य में नहीं है बल्कि ये ईरानी साहित्य में मिलता है। दस्यु मध्य एशिया के नहीं, ये बल्कि भारत के मूल निवासी थे, ठीक है। तो आपन ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आर्य सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसका चुनाव करना है। कह रहा है कि क्या आर्य सिद्धांत का प्रयोग औपनिवेशिक संदर्भ में किया गया था या फिर इसका प्रयोग तब किया गया था जब एशिया अफ्रीका के कई हिस्से यूरोपीय शक्ति के प्रभाव में थे, या फिर आर्य सिद्धांत भूरी आंख वाले श्वेत नस्ल से जुड़ा हुआ था, या फिर उपयुक्त में से कितने कथन सही है। कितने कथन आपसे पूछ रहा है, तो इसमें 2 कथन सही है, वो 1 और 2 इसमें सही है, तो ऑप्शन हमारा केवल 2 हो जाएगा, यानी 1 और 2 कितने ऑप्शन सही है, तो 2 ऑप्शन सही है। अब हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कह रहे भारत का इतिहास लिखने का प्रयास तब शुरू हुआ जब यूरोपीय लोगों ने भारत पर कब्जा कर लिया। पुरातात्विक और साहित्य स्रोतों से ये हमें पता चलता है कि मौखिक परंपरा का संकलन किया गया है, जैसे कि आर्य सिद्धांत औपनिवेशिक संदर्भ का प्रयोग लिया गया है। इसके साथ ही एशिया और अफ्रीका के कई हिस्से यूरोपीय शक्तियों के प्रभाव में थे और उस समय लोगों के वर्गीकृत यानी कि श्रेणीबद्ध करने के लिए नस्ल का अवधारणा व्यापक रूप से प्रचलित था। ऑप्शन 3 इसलिए सही नहीं है क्योंकि आर्य जो थे, आर्य सिद्धांत का भूरी नहीं बल्कि नीली आंखें होती थी, ठीक है। नीली आंखें श्वेत नस्ल और उसके यूरोपीय लोगों के साथ संबंध से जुड़ा हुआ था, तो ये अपन ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि नाजियों ने अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए आर्य अवधारणा का उपयोग किया, जो कि अंततः नरसंहार की ओर ले गया। नवीनतम यानी कि जो भी नया अध्ययन है उससे ये स्थापित हो गया कि आर्य शब्द जो है नस्ल को नहीं दर्शाता है बल्कि केवल इंडो आर्यन भाषाओं के मूल वक्ताओं के संदर्भित करता है, ठीक है। यानी कि ये केवल नस्ल के जिक्र इसमें नहीं दर्शाता है, ये इंडो आर्यन भाषा वगैरह पे कमांड करता है, तो ये अपन ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही स्टेटमेंट है उसको चुनना है। कह रहे सरस्वती जो है, सरस्वती आर्यों की पवित्र नदी थी, या फिर सरस्वती को ऋग्वेद में नदीत्मा कहा गया है, या फिर आर्यों का भारत में आरंभिक निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। कौन से सही है ये अपन बताना है। तो इसमें तीनों सही है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। वैदिक संस्कृति के संबंध में सभी कथन सही है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 25 नदियों का वर्णन मिलता है। कितने नदी का वर्णन मिलता है, तो 25 नदियों का वर्णन मिलता है। सरस्वती को आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी माना जाता है और इसके साथ ही ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीत्मा कहा गया है, नदी में प्रमुख माना गया है। ऋग्वेद में आर्यों का भारत में आरंभिक निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश या फिर 7 प्रमुख नदियों की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र का नाम सप्त सैंधव पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के द्वारा अपने प्रसार के क्रम में निम्नलिखित में से किन हथियारों का प्रयोग किया गया था। किन हथियारों का प्रयोग किया गया था, क्या फिर इसमें छेद वाली कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था, या फिर कांसे की कटार का प्रयोग किया गया था, या फिर इसमें खड़ग का प्रयोग किया गया था, या फिर पत्थर की दरांती का प्रयोग किया गया था। तो आपको बताना है कौन सा इसका किस का इसमें प्रयोग किया गया था। इसमें छेद वाली कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था, कांसे की कटार का प्रयोग किया गया था और इसके साथ ही खड़ग का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है, ठीक है। फिर भी हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। भारत के प्रसार के क्रम में आर्यों के अनेक युद्धों का सहारा लेना पड़ा। इन युद्धों में उन्होंने छेद वाली कुल्हाड़ी, कांसे की कटार, खड़ग, भाला, कुठार, तलवार हथियारों का कॉन्फ्लिक्ट में यानी कि जब लड़ाइयाँ हुई नियर अबाउट जो लोग थे यहाँ के उनसे जब संघर्ष हुआ तो इसका उन्होंने यूटिलाइज किया। ऋग्वेद काल में लोहे के प्रमाण मिलने के प्रारंभ हो गए थे और आर्यों ने यानी कि ऋग्वैदिक काल की बातें हो रहा है। ऋग्वैदिक काल में लोहे के प्रमाण जो है मिलने प्रारंभ हो गया था, यानी कि लोहे का यूज होता था, ठीक है। अनेक हथियारों का निर्माण किया गया था। पत्थर की दरांती का प्रयोग आर्यों के द्वारा नहीं किया गया था, इसका उपयोग पूरा पाषाण काल में हुआ था, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले।
आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। ठीक है, क्या ऋग्वेद में मुंडा और द्रविड़ भाषाओं के लगभग 500 शब्दों की पहचान हुआ है, या फिर आर्य धनुष बाणों का प्रयोग करते थे, या फिर आर्य मध्य एशिया से प्रवासी के रूप में भारत आए थे, या फिर इंडो आर्यन पर्यावास की कई लहरें घटित हुई थी। कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? तो एक सही नहीं है। ठीक है, 500 नहीं है, ये 300 शब्दों की पहचान हुआ है। ठीक है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। आर्यों के ऋग्वैदिक भले ही संस्कृति में है, लेकिन इसमें मुंडा और द्रविड़ भाषाओं में 500 नहीं है, 300 शब्दों की पहचान हुआ है, जो पहले के निवासियों के साथ सांस्कृतिक मिश्रण का संकेत देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है आर्यों की जानकारी के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, यानी कि कौन से स्टेटमेंट है जो गलत है, उसका चुनाव करना है। क्या ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है, या फिर कसाइट अभिलेख इराक से आर्य नामक उल्लेख मिलता है, या फिर मितनी अभिलेख सीरिया से आर्यों की जानकारी मिलती है, या फिर भारतीय अभिलेख हाथी गुम्फा से आर्यों की जानकारी मिलता है। कौन सा इसमें बताना है सही नहीं है? तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, यानी कि भारतीय अभिलेख हाथी गुम्फा से आर्यों की जानकारी मिलता है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान देखना है कि ये खारवेल से इसकी जानकारी मिलता है, कलिंग नरेश खारवेल से जानकारी मिलता है, और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिरी की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, ना कि हाथी गुम्फा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है, पंचजन के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है, उसका उत्तर चुनाव करना है। क्या ये आर्यों के 5 कबीले का समूह था, या फिर 5 कबीलों की आपस में शत्रुता थी, या फिर तुर्वश एक अनार्य कबीला था? कौन सा सही है? तो केवल व केवल 1 और 2 सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं। ये परंपरा की अगर हम लोग बातें करें, आर्यों के 5 कबीले थे जिन्हें पंच जन कहा जाता था। इनमें अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस, यदु शामिल थे। वैदिक आर्यों को 2 तरह के संबंधों का सामना करना पड़ा। एक और उनकी आर्य पूर्वजनों से लड़ाई होती थी, तो दूसरी ओर अपने ही लोगों के बीच आंतरिक जनजातीय संघर्ष था। ठीक है, दीर्घकाल तक आर्य समुदाय जर्जर रहे, यानी कि कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू चलता रहा। ठीक है, 3 इसलिए सही नहीं है क्योंकि तुर्वस एक अनार्य कबीला नहीं था, बल्कि पंचजन शामिल अनिवार्य कबीला था। उसी में से जो 5 प्रकार के पंचजन है, उसी में से ये पंचजन में शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दसराग युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो दसराग युग के बारे में हम लोग को बातें करना है, और कौन सा सही उत्तर है उसका चुनाव करना है। क्या ये युद्ध विपाशा नदी के तट पर हुआ था, जिसकी पहचान पुरुषनी नदी से की जाती है, या फिर कुरु और भारत ने इस युद्ध में एक महागठबंधन बनाया था, या फिर भारत और त्रिशु आर्य कुल थे जिन्हें विश्वामित्र का समर्थन प्राप्त था? कितने कथन सही है? तो केवल व केवल 1 कथन इसमें सही है। तो अब हम लोग देखेंगे 1 कथन कौन सा है, तो केवल कुरु और भारत ने इस युद्ध का गठबंधन बनाया था, ये सही है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, स्टेटमेंट सारा पढ़ते हैं। दसराग युग के संबंध में केवल 1 कथन सही है। कुरु भारत ने दसराग युग में गठबंधन बनाया था, और बाद में उन्हें कुरु वंश का गठन किया गया। भरतों के कबीले के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष रखा गया, और भरत कबीले का 10 कबीलों ने विरोध किया, जिसे 5 आर्य थे। इस युद्ध को 10 राजाओं से युद्ध हुआ, और दसराज युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1-3 इसलिए सही नहीं है क्योंकि दसराज युद्ध विपाशा नहीं बल्कि पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था, जिसकी पहचान रावी नदी से की जाती है। यानी पुरुषनी नदी किसको कहा जाता है? रावी नदी। वर्तमान में रावी नदी, और एंशिएंट के समय क्या कहा जाता था? पुरुषनी नदी। ठीक है, इस युद्ध में सुदामा की जीत हुई और महत्वपूर्ण बन गया, जिसे भरत वंश का प्रभुत्व कायम हुआ, और कुरु पराजित कुलों में से एक थे। बाद में कौरवों ने पंचालों के साथ गठबंधन किया और ऊपरी गंगा घाटी पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। भरत और टिश्यू आर्य कुल थे जिन्होंने विश्वामित्र का नहीं बल्कि विशिष्ट समर्थक प्राप्त था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय आर्य भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
और देखना है कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, उसका चुनाव करना है। तो कह रहे आर्य भाषा वैदिक संस्कृति का आधार था, आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1000 ईसा पूर्व में हुआ था, या फिर आर्य हिंद यूरोप परिवार का भाषा बोलते थे। कौन सा सही नहीं है? तो इसमें केवल व केवल 2 सही नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। भारतीय आर्य भाषा के संबंध में 2 सही नहीं है, क्योंकि भारत में आर्य भाषा भाषियों का आगमन 1000 ईसा पूर्व में नहीं, बल्कि ये 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। कुछ पहले हुआ था। उनके आगमन का कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलता है। आर्यों के द्वारा प्रयोग में लाए गए हथियारों का आधार बनाकर ऐसा माना जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात 1500 ईसा पूर्व में आर्यों का आगमन हुआ और ऋग्वैदिक काल में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है, जिन क्षेत्रों में आर्य भाषियों की संस्कृति का विकास हुआ वहाँ एक विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तनों का निर्माण होता था। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे चित्रित धूसर और मृदा भांड कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। आर्य भाषा के क्षेत्रों में विकसित मिट्टी के बर्तनों को चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता था, और इस संस्कृति को चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति यानी कि पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर कहते हैं। और इस मिट्टी के बर्तनों की एक परंपरा है जिसमें कि स्टेली रंग के बर्तनों पर काले रंग से डिजाइन किया जाता था। ठीक है, बनाया जाता था। गंगा, सतलज, घग्गर, हकरा नदियों के मैदान इस संस्कृति के केंद्रीय स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आर्यों के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसका चुनाव करना है। क्या आर्य जो थे ये सबसे पहले पंजाब में आकर बसे थे, या फिर कालांतर में कुरुक्षेत्र तक आर्यों का प्रसार हुआ था, या नर्मदा के मुहाने तक आर्यों का वास हुआ था? कौन सा इसमें सही है, इसका बताना है। तो केवल व केवल 1 और 2 सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। आर्य सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम उत्तर भाग में पंजाब में आकर के बसे थे। यहाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज नदियां बहती थी और इसी भूमि को आर्यों ने अपने आवास के लिए निर्धारित किया था। धीरे धीरे आर्यों का प्रसार दिल्ली तक, कुरुक्षेत्र, हरियाणा तक हो गया और यहाँ तक फैला। ये ऑप्शन 3 इसलिए सही नहीं है, कह रहा है कि नर्मदा नदी के मुहाने तक आर्यों का वास हुआ, तो ये नर्मदा नदी नहीं था। ठीक है, नर्मदा नदी के मुहाने तक आर्यों का विस्तार नहीं हुआ था। ठीक है, ये नर्मदा नदी के दक्षिण भारत में आर्यों का प्रसार हुआ था। ठीक है, तो ये अपन ध्यान रखना है। आर्यीकरण का श्रेय ऋषि अगस्त्य को जाता है, जो कालांतर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की हम लोग बातें करें, इस पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऋग्वैदिक आर्यों का जीवन पशु चारण पर आधारित था। ऋग्वेद में गविष्ट युद्ध का पर्याय है, या फिर ऋग्वैदिक लोगों का भूमि पर निजी स्वामित्व नहीं था? कौन सा सही है? तो इसमें तीनों सही है, ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, फिर भी स्टेटमेंट पढ़ ले। ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन के संदर्भ में, ऋग्वैदिक आर्य पशु चारक थे। गाय चराने, खेती करने का पेशे उनकी आजीविका का आधार था। ऋग्वेद में युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है गायों का अन्वेषण होता है। कृषि की ओर बढ़ते ऋग्वैदिक लोगों के पास निजी स्वामित्व वाले भूमि नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही नहीं है, उसका चुनाव करना है। क्या इस काल में युद्ध मवेशियों भूमि दोनों के लिए होते थे, या फिर युद्ध में जीते गए धन बंटवारा नहीं होता था? कौन सा सही नहीं है, यानी कि कह रहा है कि कौन सा इसमें गलत है। तो केवल व केवल ऑप्शन 2 जो है ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वैदिक जीवन के संबंध में 2 सही नहीं है, क्योंकि युद्ध में लूटे गए धन का बंटवारा होता था। धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा जो बचता था पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांटा जाता था और कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था, यूज होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आर्यों के प्रशासनिक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इसका गलत है, इसका बताना है। क्या राजन वह नेता था जिसने युद्ध में सेना का नेतृत्व किया करता था, या फिर राजन सामाजिक व्यवस्था का संचालन बन गया था, या फिर वाजपेयी और राजसूय यज्ञ के प्रदर्शन का राजसत्ता वैदिकरण होता था, या फिर शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा को अपने अभिषेक करने वाले ब्राह्मण को 1000 सोने की मुहरें देनी होती थी? कौन सा इसमें सही है, सही नहीं है, यानी कि गलत है, वो बताना है। तो ऑप्शन डी हमारा गलत है।
आर्यों के प्रशासनिक तंत्र की हम लोग बातें करें, क्योंकि ये शतपथ ब्राह्मण नहीं बल्कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार राजा को अपने अभिषेक करने वाले को ब्राह्मण को 1000 सोने की मोहरें और पशु दान करने होते थे। ठीक है, तो ये हमें जानकारियां कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है ऐत्रेय, ये शतपथ में नहीं, ये ऐत्रेय में जानकारी हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि ऋग्वैदिक काल में राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही नहीं है यानी कि गलत है उसका चुनाव करना है। यानी कि जहां भी आप लोग क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा एमसीक्यू, यहाँ स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेना, कौन सा गलत है सही है, अगर सही है उसको गोला घेरो, गलत है उसका गोला घेरो, ताकि आपको कभी कभी सिली मिस्टेक हो जाता है, कभी सही को नहीं, नहीं को सही हम लोग जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं, जिसके कारण नंबर कम हो जाता है ना। ये अपन ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों को। कह रहे राजा का पद अनुवांशिक हो गया था, सभा और समिति राजनीतिक संस्थाएं थी, महिलाओं को सभा समितियों में भाग लेने का अधिकार था, कौन सा सही नहीं है, तो केवल 3 सही नहीं है, क्योंकि इसमें महिला जो थी, महिलाओं के सभा और विभद भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। सभा समृद्ध अभिजात लोगों की संस्था होती थी, जिसमें समिति में राजा की नियुक्ति पदच्युत करने पर नियंत्रण रखने का कार्य होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट जो है सही सुमेलित नहीं है। तो हम लोग पहले देख लेते कौन कौन सही है। तो वर्जपति जो है, वर्जपति चारागाह का प्रधान होता था, बिल्कुल सही है। कुलप किसको कहते थे, परिवार का प्रधान को कहते थे। ठीक है, ग्रामीण कहते थे गांव का प्रधान को। ठीक है, और ऑप्शन डी जो है जनपद का प्रधान, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें पूछा है कौन गलत है, तो ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, देखिए फिर भी यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं, जनपद का प्रधान नहीं बल्कि विश का प्रधान होता था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है, क्योंकि विशपति जनपद का प्रधान नहीं होता था, ये विश का प्रधान होता था। ठीक है, तो ये अपन ध्यान रखना, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनाव करना है। क्या ऋग्वेद काल में वशिष्ठ और विश्वामित्र महान पुरोहित थे, वशिष्ठ उदार और विश्वामित्र रूढ़िवाद थे, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था, कौन सा सही है, तो केवल 1 और 2 इसमें सही है, यानी कि ऑप्शन हमारा 1 और 3 इसमें सही है, तो हमारा आंसर 1 और 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं, ऋग्वैदिक दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे, इनमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी को पुरोहित कहा जाता था, और इसके अलावा कुछ अतिरिक्त वशिष्ठ और विश्वामित्र 2 महान पुरोहित होते थे। विश्वामित्र ने लोगों के आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र रचना का, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से तीसरे मंडल में ये मिलता है। 2 इसलिए सही नहीं है क्योंकि ऋषि वरिष्ठ रूढ़िवादी और विश्वामित्र उदार प्रवृत्ति के पुरोहित होते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में बलि को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जाता था, बलि को, तो ये जो है एक स्वैच्छिक कर के रूप में परिभाषित होता था। ऋग्वैदिक काल में बलि का स्वैच्छिक कर था, ऋग्वैदिक में किसी ऐसे कर्मचारी का वितरण ज्ञान नहीं होता था, कर संग्रह का कार्य होता था, संभवतः प्रजा राजा को उसका अंश स्वेच्छा से देती थी, जिसका नाम बलि यानी कि चढ़ावा था। यह वस्तु मुद्रा के रूप में होता था, विनियमन के माध्यम से रूप में निष्क का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि राजा की सैन्य शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है, इसका अपन चुनाव करना है। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इसको हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि राजा के साथ यानी कि राजा के साथ अस्थाई सेना थी, या फिर वात्र जो थे ये गण और संघर्ष लड़ाकू कबीला होता था, या फिर ग्राम स्थानीय सेना का हिस्सा होता था, या फिर सैनिक तत्व प्रबल होते थे। अपन बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, इसका चुनाव करना है। तो कौन सा गलत है, ये हो जाएगा 1 और 3 हमारा गलत है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, राजा की सैन्य शक्ति के संबंध में 1, 3 सही नहीं है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में राजा के पास अस्थाई सेना नहीं होता था, बल्कि युद्ध के समय सेना का गठन किया जाता था। ग्राम जो होता था अस्थाई सेना का हिस्सा नहीं था, बल्कि जब युद्ध का समय आता था तो राजा की सहायता करता था। ग्राम का प्रधान होता था, वह लड़ाकू दलों का प्रधान होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है
कथन एक कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल की महिलाओं को परिवार में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। कारण कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः महिलाओं को वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त था। कौन सा सही है? तो कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर की व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संगठन जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उसका चुनाव करना है। क्या जन में सदस्यों की कुल संख्या 100 से अधिक होती थी? ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार हुआ है, या फिर ऋचाओं में 2 जनों की संयुक्त युद्ध क्षमता 21 बताई गई है। कौन सा सही है? तो केवल व केवल इसमें 2 और 3 हमारा सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, हम लोग पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख 1 बार भी नहीं मिलता है। इस समय लोग कबीले के अंग थे, क्योंकि तत्कालीन समय में राज क्षेत्र या फिर राज स्थापित नहीं हो पाया था। ऋग्वेद की एक पुरानी ऋचा में 2 जनों की संयुक्त युद्ध क्षमता 21 बताई गई है। कथन एक इसलिए सही नहीं है क्योंकि ऋग्वेद में यह वर्णित है कि किसी भी जन में सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर के 100 से अधिक नहीं होती थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसके अकॉर्डिंग 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ था, किंतु उन दिनों में यह विभेदीकरण अधिक जटिल नहीं था। किसी परिवार का एक सदस्य कहता था, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाने वाली है। भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए हम एक साथ रहते हैं। यह विवरण किस काल की सामाजिक व्यवस्था का अधिक स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये ऋग्वैदिक काल की प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ऋग्वैदिक पारिवारिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। परिवार पितृतंत्रात्मक प्राकृतिक था, या फिर परिवार में वीर पुत्रों के लिए देवता में प्रार्थना की जाती थी, या फिर पुत्री की कामना का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, या फिर प्रजा पशु की कामना को हतोत्साहित किया गया था। कौन सा सही है? तो 1 2 3 सही है, 4 सही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ऋग्वैदिक पारिवारिक संरचना के संबंध में। ऋग्वैदिक समाज पितृतंत्रात्मक प्राकृतिक का था, जिसमें पिता परिवार का मुखिया होता था। परिवार की अनेक पीढ़ियां एक घर में साथ साथ रहती थी। निरंतर युद्ध लगे होते थे। पितृतंत्रात्मक समाज के लोग हमेशा वीर पुत्रों का प्राप्ति के लिए देवता से प्रार्थना करते थे। ऋग्वेदों में पुत्रों के लिए कामना कहीं भी व्यक्त नहीं किया गया है। ऑप्शन 4 सही नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में प्रजा जो है संतान और पशु की कामना सूक्तों में बार बार किया गया, यानी कि बहुत मल्टीपल बार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिलान करना है। गोत्र का संबंध किससे है? तो जन्म मूलक संबंध से है, तो ऑप्शन हमारा 1 का 2 हो जाएगा। इसके साथ ही जनपद का संबंध की बातें करें तो राज क्षेत्र से है। कुल का संबंध की हम लोग बातें करें तो परिवार से है, और विष का संबंध विष बोलते थे कबीला को, तो ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा 1 का ये हम लोग मिला लिए, आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम लोग एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या फिर जन मूलक संबंध था। इस काल में व्यक्ति की पहचान गोत्र से होती थी। राज्य क्षेत्र को जनपद कहा जाता था। इसका विकास उत्तर वैदिक काल में किया गया है, जनों को मिलाकर हुआ है। ऋग्वैदिक परिवार वाचक कुल शब्द का प्रयोग मिला है। इसे केवल माता पिता पुत्र दास आदि ही नहीं बल्कि अनेक लोग भी आते हैं। विष एक कबायली जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता था, जो कि अनेक ग्रामों की समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन महिलाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है उसका चुनाव करना है। क्या वे पतियों के साथ यज्ञ में आहुति नहीं दे सकती थी, या फिर उन्हें सूक्तों की रचना का अधिकार प्राप्त था, या फिर बहुपति प्रथा का प्रचलन था उस समय, या फिर बाल विवाह का प्रचलन था उस समय। कौन सा सही है? तो केवल 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 हमारा उन्हें सूक्तों की रचना का अधिकार प्राप्त था, बहुपति प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, और ये जो है वे पतियों के साथ यज्ञ में आहुति नहीं दे सकते थे, ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा
2 और 3, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे टिक कर दें, ऑप्शन हमारा एक सही है, 2 और 3। ठीक है, तो ये रहा 25 क्वेश्चन। बाकी का 25 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। मेरा चैनल नया है, जो भी एस्पायरेंट न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ने वाले स्टूडेंटों तक शेयर कर देना, अच्छा लगे तो कमेंट करना। जब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट।